आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हमेशा की तरह ही उस रात भी मैं वापस काम से घर लौट रहा था। रास्ते में हमेशा की तरह ही मैं अकेला ही था, क्योंकि रास्ता सुनसान और जंगल वाला था। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी, जिसकी रोशनी के सहारे मैं आगे बढ़ रहा था। हालांकि रास्ते पर लाइट्स थी, मगर काफ़ी दूर दूर पर, जिस वजह से रास्ते पर आधी अधूरी रोशनी ही पहुंच पा रहे थे। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी अचानक से किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा। मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन का दोस्त राजेश है। राजेश, जिसे ना जाने कितने ही सालों से मैंने नहीं देखा था, मगर उसका चेहरा मुझे आज भी अच्छे से याद है। राजेश ने मुझे देखा और फिर मेरे हाथों में एक कागज की पुड़िया थमा दी। मैंने उस पुड़िया को खोल कर देखा तो वो एक चिट्ठी थी। मैंने राजेश से पूछा, ये क्या है बे? क्या तू बोल नहीं सकता? ये चिट्ठी क्यों पकड़ा रहा है? इस पर राजेश ने कहा, बस इसे पढ़ता जा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतने सालों के बाद मिले हैं और ये क्या मुझे बेकार सी चिट्ठी पढ़ने को कह रहा है। खैर, फिर भी मैंने वो चिट्ठी पढ़नी शुरू की। उसमें राजेश ने अपने हिसाब से लिखा हुआ था। मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ था और बचपन भी यहीं बीता था, पर मैं जब 15 का हुआ तो पिताजी के तबादले के वजह से हमें रतलाम जाना पड़ा। लेकिन मुंबई से मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। रतलाम भी अपने आप में शानदार है, पर मुंबई से कई ऐसी यादें जुड़ी है जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। ये घटना तब की है जब मैं 14 साल का था और अपने कुछ दोस्तों के साथ साइकिल चलाने जाया करता था। मैं जहाँ रहता था वहीं पास ही एक वीरान कॉलोनी थी जो लगभग खंडर बन चुकी थी। उस कॉलोनी के आसपास का इलाका भी वीरान था और वहाँ कई पेड़ और झाड़ियाँ भी उग गई थी कई सालों में। उसी कॉलोनी के पास एक मेन रोड जाती थी। बस हमें इस वीरान इलाके में जीवित लोग नजर आते थे। इनमें से ज़्यादातर लोग अपने काम और कॉलेज से आते जाते थे इस रोड से। हमारी कॉलोनी से साइकिल चलाने के लिए बस यही जगह थी, इसलिए हम उस वीरान कॉलोनी में जाया करते थे। वहाँ रास्ते काफ़ी बड़े थे और खुले थे। रास्तों में कोई रुकावट नहीं थी, जिसकी वजह से हम दिल खोलकर साइकिल रेस लगाते हैं। यूं ही एक बार मैं अकेला ही साइकिल चलाने चला गया उस वीरान कॉलोनी में, और इत्तेफाक से उस दिन रोड पर भी बहुत कम लोग ही थे। ठंडी हवाएं चल रही थी, बारिश का मौसम था। आसमान पर जैसे अंधेरा सा छा गया था और रोड किनारे पेड़ों पर लगे फूलों की खुशबू ने मूड खुश कर दिया था। धूप भी नहीं थी, वहाँ ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। मैं तब साइकिल रोड के कई बार से चला रहा था और तब मुझे वो दिखी, वो जिसकी सूरत मैं कभी नहीं भूल सकता। रोड के दाईं ओर लाल फूलों वाले पेड़ की छांव में एक सुंदर लड़की थी जिसने सफ़ेद रंग की कुर्ती और जीन्स पहन रखे थे। उसने काले छोटे बाल और सिर्फ बाल उसके गर्दन तक थे और चेहरे पर मोह लेने वाली मुस्कान। उसकी नज़र मेरी नज़र से मिली और फिर उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझे हाथ हिलाकर इशारा किया। मेरी आंखें उसी लड़की की ओर गड़ गईं और मैं आने जाने वाले आसपास की दुनिया से बेखबर जैसे होश ही खो बैठा और जा टकराया एक हट्टे कट्टे सरदार जी से। उनसे माफ़ी मांगकर मैं मुड़ा तो देखा वो लड़की वहाँ कहीं नहीं थी। सिर्फ कुछ ही पलों में
वो लड़की अचानक कहाँ चली गई, पता नहीं उस लड़की ने मुझ पर क्या जादू किया था, पर अब मुझे उसे दोबारा देखना था। ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने कहा कि इस रोड पर कॉलेज के लड़की लड़कियां आते जाते रहते हैं। अगले दिन वो लड़की शायद उसी समय वापस दिखे, इसीलिए मैं हर दिन ठीक उसी समय पर इंतज़ार करने लगा उस लड़की का, मगर वो मुझे कभी नहीं दिखी। इस बात से कि मैं उस लड़की को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा मेरा दिल टूट गया और मैं कई दिनों तक उदास रहा। फिर मैं 10वीं कक्षा में चला गया और 10वीं की पढ़ाई के चलते उस लड़की की यादें मेरे दिमाग के एक कोने में जाकर छुप गईं। मैंने 10वीं बहुत अच्छे से पास किया और फिर अपने परिवार के साथ रतलाम शिफ्ट हो गया, नए शहर में बसने, वहाँ की ज़िंदगी की आदत डालने। कॉलेज में एडमिशन और फिर कॉलेज की पढ़ाई ने मेरा ध्यान उस लड़की से भटकाए रखा। कॉलेज पूरा करने के बाद मैंने एक अच्छी सी नौकरी ढूंढी और फिर वापस आ गया अपने असली घर मुंबई में। 10 सालों में मुंबई काफ़ी बदल चुका था। अब यहाँ भीड़ भी बढ़ गई थी और ऊंची ऊंची इमारतें भी थी। मैंने मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ बैठा रखी थी और वो थी उस लड़की को ढूंढना। पर क्या 10 सालों में मैं उस लड़की को पहचान पाऊंगा, उसे ढूंढ पाऊंगा? ऐसा थोड़ी ही हो पाएगा। यही सवाल मेरे दिमाग में कई बार आया, मगर मैं निराश नहीं हुआ। मैं फिर अपने पुराने घर की ओर गया। हमारी और वो वीरान कॉलोनी कब की गिरकर वहाँ नई बिल्डिंगें बनाई जा चुकी थी और अब वहाँ वो रोड भी नहीं था और जैसा का तैसा। पर मुझे वहीं पास ही में किराए का एक मकान मिल गया, जहाँ से वो थोड़ा सा जो रोड बचा था वो मुझे दिखाई देता था, ताकि कभी वो लड़की मुझे दिख जाए। मैंने फिर अपनी तहकीकात शुरू की और वहाँ के पुराने स्थानीय निवासियों से पूछा और मेरे कुछ चौंकाने वाली बात पता चली। इनमें से कुछ लोगों ने उस लड़की को देखा था। इसके बाद मुझे कुछ और लोग भी मिले जिन्होंने उस लड़की को देखा था। इनमें से कुछ की कहानी लगभग मेरी तरह ही थी, पर कुछ की अलग। कुछ लोग जब अपने वाहन से जा रहे थे तब वो लड़की अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ जाती और फिर गाड़ी के आर पार हो जाती। मुझे पहले इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि वो लड़की असल में एक आत्मा है, पर हाल ही में जिन लोगों ने उस लड़की को देखा था उनके अनुसार वो एक जवान लड़की थी। मैं इन सब बातों से कंफ्यूज होने लगा था। इसी बीच एक तहकीकात के दौरान एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा इन आत्माओं के चक्कर में मत पड़ो, उसे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। पर मैं उसे न भूल पा रहा था और ना ही उसे जाने दे पा रहा था। बस यही तो मेरी दिक्कत थी। मैंने उस लड़की की पहचान के बारे में जानने की भी कोशिश की, पर कुछ भी पता नहीं चला। इन सभी किस्सों पर गहराई से सोचने पर मुझे एक बात ही पता चली कि वो लड़की जब भी किसी को दिखती है तो सिर्फ एक बार ही दिखती है। उसे दोबारा किसी ने नहीं देखा। साथ ही वो आत्मा कोई बुरी नहीं। वो बुजुर्ग से लेकर बच्चों और मर्दों से लेकर औरतों को सबको दिखी है, पर किसी को भी उस लड़की को लेकर आकर्षण नहीं हुआ जैसा कि मेरे साथ हुआ। कई लड़कों के हिसाब से वो उनकी द्वारा देखी गई सबसे सुंदर लड़की थी, पर फिर भी उन्हें उस लड़की से इश्क नहीं हुआ। शायद वो लड़की कोई जादू नहीं करती लोगों को, और शायद उसके लिए मेरी मोहब्बत सच्ची है। इसलिए मैंने एक फैसला लिया जो शायद लोगों को बेवकूफ़ाना लगे, पर यही एक तरीका था जिससे उस लड़की को दोबारा देखने की मेरी तमन्ना शांत हो। तो मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि ये सब लिखते वक्त मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में हूँ
और ये सब मैं अपनी खुद की मर्जी से कर रहा हूँ। बस इतना चाहता था कि मेरे परिवार को और दुनिया को मेरी प्रेम कहानी पता चले। इसलिए एक आत्मकथा रूपी सुसाइड नोट लिखने जा रहा हूँ। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे उस लड़की को दोबारा देखना है, बार बार देखना है। और ये तमन्ना तभी पूरी हो सकती है जब मैं भी आत्मा बन जाऊं। इसलिए मुझे मरना ही होगा। पूरा लेटर पढ़कर ख़त्म करने के बाद मैंने नज़र घुमाकर राजेश की तरफ देखा और फिर मैंने कहा, अबे तू पागल है क्या? एक लड़की के चक्कर में ये सब क्या कर रहा है? इतना कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर ये क्या, मेरा हाथ उसके हाथ के आर पार हो गया। मैं चौंक सा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो गया। मेरा हाथ उसके शरीर के आर पार कैसे हो गया। तभी राजेश ने रुककर मेरी तरफ देखा और फिर एक मुस्कान दी और फिर हवा में धुआं सा हो गया। यानी कि राजेश मर चुका था। आज भोलाराम का 50 की उम्र में ही देहांत हो गया। वो बहुत सुखी परिवार से थे। गांव के सबसे अमीर घर होने की वजह से उनको गांव में बहुत सम्मान मिलता था। भोलाराम पहले से ही अमीर बाप की औलाद था, पर सारा धन उसने अपने लिए ही खर्च किया था। यानी कि किसी को मदद के लिए कभी अपने धन का कोई उपयोग नहीं किया था। शमशान के रास्ते भोलाराम की अर्थी जा रहे थे। उसको कंधा दिए उसके 2 लड़के अमित और समीर और बाकी गांव वाले चल रहे थे। उसकी अंतिम यात्रा में गांव के बहुत से लोग शामिल हुए हैं। यूं तो कोई भी भोलाराम को पसंद नहीं करता था, पर भोलाराम के जाने के बाद उनके लड़कों से अच्छा व्यवहार रखने से शायद कोई लाभ हो, ये सोचकर भोलाराम के बेटों को सब लोग सांत्वना दे रहे थे। भोलाराम के दोनों बेटे उसको खेती में बहुत मदद करते थे। बड़ा बेटा 25 साल का था और छोटा 20 साल का। भोलाराम ने अभी अभी एक गांव वाले से ज़मीन खरीदी थी, या फिर यूं कहो कि छीन ली थी। गरीब गांव वाला बस छोटी सी ज़मीन का मालिक था। वो इतना गरीब था कि वो उसमें खेती करके उपज भी नहीं पा सकता था। भोलाराम ने उसे ब्याज के चक्कर में फंसाकर उससे ज़मीन का वो टुकड़ा भी हड़प लिया था। भोलाराम का रात को ज़मीन हड़पने के बाद ही बहुत ही भयानक सपने आते थे। वो नींद में ही चिल्लाने लगता था और फिर उठकर बैठ जाता। वो विधुर था। उसकी पत्नी की मौत कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो कमरे में अकेले ही सोता था, जिससे उसका डर और ज़्यादा बढ़ जाता था। आखिरी रात को वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसको हार्ट अटैक ही आ गया और उसकी मौत हो गई। शमशान गांव से काफ़ी दूर था, जहाँ तहाँ राख बिखरी पड़ी थी और अधजली हड्डियाँ भी दिखाई पड़ती थी। शमशान का आकार काफ़ी बड़ा था, जैसे एक छोटे से खेत पर ही शमशान बना दिया गया हो। चिता को मुखग्नि देकर भोलाराम का बड़ा बेटा भी बाकी लोगों के साथ बैठ गया। छोटा बेटा सब लोगों को बीड़ी बांट रहा था, जो लोग हंसी हंसी जलाकर उसके कस ले रहे थे। अमित पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखता था। उसको भगवान पर काफ़ी श्रद्धा थी, जबकि समीर बस अपनी ही धुन में रहता था। वो बड़ा हो गया था, पर मन तो बच्चों की तरह ही था उसका। घर आकर समीर और अमित ने नहाया और लोगों के बीच बैठ गए। दोनों भाइयों को पिता के देहांत से काफ़ी दुख था। सब गांव वाले दोनों को सांत्वना दे रहे थे। दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अमित की पत्नी यानी समीर की भाभी ने
समीर को थोड़ा सा समझकर भोजन करा दिया। भोलाराम के अंतिम दिनों का रहस्य कोई नहीं बता पा रहा था। कोई कहता था कि भूत प्रेत का मामला है, तो कोई कहता था मानसिक संतुलन हिल गया था। ऐसा बोलने वाले लोग थे जो बता रहे थे कि भोलाराम को उसके बुरे कर्मों की सजा मिली थी। कुछ दिन शोकमग्न रहने के बाद अमित और समीर कुछ नॉर्मल से हो गए। सब पहले जैसा चल रहा था। समीर अपना मन हल्का करने के लिए शहर जाना चाहता था, जिसको बड़े भाई अमित ने अनुमति दे दी। घर के पुराने नौकर चंदू चाचा, जो कि तकरीबन 60 साल के होने को आए थे, वो घर के काम अभी भी कर लेते थे। अमित ने उनको भोलाराम का कमरा खोलने को कहा। कमरा 2 दिन से बंद होने की वजह से हल्की बदबू से भर गया था। कमरे के बीचों बीच भोलाराम की चारपाई पड़ी थी। एक कोने में उसकी अलमारी थी, जिसमें शराब की बोतलें और सिगरेट रखे हुए थे। उसके कपड़े और पैसे जेवर भी सब कुछ रखे हुए थे। कमरे के एक कोने में काले पत्थर की लगभग 1 फुट लंबी एक मूर्ति पड़ी हुई थी। अमित ने उसका हाथ में लिया और वो पहचान नहीं पाया कि वो किसकी प्रतिमा है। ज्यादा पुरानी होने की वजह से वो बहुत ही जर्जर हालत में थी। चंदू चाचा को पूछने पर उन्होंने बताया कि भोलाराम ने 1 हफ्ते पहले जिस गरीब आदमी की जमीन हड़पी थी, उसी के खेत से ये मूर्ति मिली थी, जो जमीन में खुदाई के वक्त निकली थी। जमीन शमशान के पास ही थी, या यूं कहें कि शमशान और उस जमीन के बीच कुछ छोटी छोटी झाड़ियां ही थी बस। अमित ने उस प्रतिमा को वहीं कोने में रख दिया और खेत की ओर चल दिया। भोलाराम के कमरे को एक नौकर को रहने को दे दिया गया, जो कि किसी वजह से उस कमरे में बस 2 दिन ही रह पाया। उसके बाद कमरा खाली करके भाग गया। उसको बहुत तेज बुखार आ गया और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। बस उसके चेहरे पर डर ही नजर आ रहा था। अमित उस नौकर से मिला जो किसी भयानक अनुभव से गुजर चुका था। वो लगभग बेहोशी की हालत में था और बीच बीच में चीख दिया करता था। उसके परिवार वाले उसकी वजह से बहुत परेशान थे। अमित ने उसके परिवार को कुछ पैसे दिए और अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने पानी पिलाया और वो अपने कमरे में ये सब घटनाक्रम के बारे में सोचने लगा। उसको उस काली पत्थर की प्रतिमा याद आई। उसने भोलाराम का कमरा फिर खोला और उस प्रतिमा को ले जाने के लिए उस कोने की ओर देखा। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वो मूर्ति वहां से गायब थी और सबसे पूछताछ करने पर मालूम चला कि किसी ने भी ये कमरा खोला नहीं था। अमित ने पूरे घर में देखा, घर के आसपास भी छान मारा, पर वो मूर्ति कहीं नहीं थी। वो शाम को पूजा के बाद अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यूं तो शाम को दरवाज़ा खुला ही रहता था, पर आज चंदू काका ने बंद कर दिया होगा शायद। अमित ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सिवाय ठंडी हवाओं के कुछ भी नहीं था। अमित को लगा शायद किसी ने मजाक कर दिया होगा। अमित का मन अभी शांत नहीं हुआ था। वो बाहर ही सोफे पर लेट गया। लेटे लेटे ही उसको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। ऐसा कहा जाता है कि जो भी आप दिन में देखते हो, रात को वही स्वप्न आपको आता है। अमित भी पूरा दिन पत्थर की प्रतिमा के बारे में ही सोच रहा था। उसने सपने में देखा कि वो किसी सुनसान जगह पर सोया हुआ है। वो उठकर देखता है तो वो वहीं शमशान वाली जमीन पर लेटा पड़ा था। वहां आसपास कोई नहीं था, मगर तभी अचानक से वहां पर उसके पिता भोलाराम आ पहुंचे। मगर वो जैसे अमित को देख ही नहीं पा रहे थे। भोलाराम उस किसान
जिसकी वो ज़मीन थी उस छोटे से किसान से बहस कर रहे थे, और फिर उन्होंने बहस के दौरान ही उसकी ज़मीन हड़प ली। जिसके बाद वो किसान रोता बिलखता रहा, मगर भोलाराम पर जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। भोलाराम वहाँ से अपने घर आ गए। जिसके बाद अचानक ही वो जैसे रात के वक्त में पहुँच गया। अमित ने देखा तो वहाँ पर आसपास रात का माहौल था। तभी अचानक से उस किसान की पत्नी वहाँ आ पहुँची। उस किसान की पत्नी ने थोड़ा सा खेत को खोदा और फिर उसके नीचे अपने साड़ी के पल्लू से निकाला वही मूर्ति जिसे अमित ने अपने पिताजी के कमरे में देखा था। किसान की पत्नी ने उस मूर्ति को खेत के नीचे ज़मीन में दफना दिया और फिर वहाँ से अपने घर चली गई। जिसके बाद अमित ने अचानक से देखा कि फिर वक्त बदल चुका है और अब फिर से दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है। अमित के पिताजी भोलाराम खेत की खुदाई करवा रहे हैं। तभी उन्हें वो मूर्ति मिलती है और फिर वो उस मूर्ति को देखकर जैसे उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने उस मूर्ति को अपने घर ले जाने की ठानी। तभी फिर से वक्त बदला। इस बार अमित अपने ही घर पर अपने पिताजी यानी कि भोलाराम के कमरे में था। वो मूर्ति भोलाराम के सिरहाने रखी पड़ी थी और भोलाराम नींद में था। तभी अचानक ही वो मूर्ति एकदम से बड़ी होने लगी। अमित ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। वो मूर्ति बड़ी होते होते अचानक से एक दानव के रूप में आ गई और उसने एकदम से भोलाराम का गला दबा दिया। भोलाराम अपनी आंख खोला और फिर उस दानव को देखकर जैसे एकदम से छटपटाने लगा। भोलाराम चीखना चाहता था, मगर शायद तब तक उसे दिल का दौरा पड़ना शुरू हो चुका था। वो चीख नहीं पा रहा था और वो दानव वो भोलाराम का गला अभी भी दबाए हुए था। तभी एकदम से भोलाराम ने दम तोड़ दिया। अमित ये सब देखकर पूरा मामला समझ आ गया। उसे समझ आ गया कि ये सब किसका किया धरा है। तभी एकदम से अमित की आंख खुली तो उसने खुद को घर के बाहर सोफे पर लेटा हुआ पाया। उसने उठकर आसपास देखा तो शाम से अब रात हो चुकी थी, मगर वो मूर्ति, वो काली सी मूर्ति जिसे अमित आज दिन भर अपने घर पर खोजता रहा और उसे नहीं मिली, वो अब अमित के सिरहाने रखी पड़ी थी। अमित जानता था उस मूर्ति का राज। वो समझ गया था कि ये मूर्ति ही है जिसने उसके पिताजी को मारा था। अगली सुबह अमित उस मूर्ति को लेकर सीधे गांव के जाने माने तांत्रिक के पास गया। उसने उसे वो मूर्ति दिखाई। तांत्रिक मूर्ति देखते ही समझ गया। जिसके बाद तांत्रिक ने कहा, ये मूर्ति नहीं है, ये दानव है। इसे लोगों को मारने के लिए भेजा जाता है। जिस पर अमित ने कहा, तो बाबा अब इसका क्या उपाय है? इस पर बाबा ने कहा, इसका एक ही उपाय है। इसका जो भी मालिक है, यानी कि जिसने इसे भेजा था तुम्हारे पिताजी को मारने के लिए, तुम्हें उसके पास जाना होगा और फिर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। वो ही अपना जादू वापस ले सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद अमित वहाँ से सीधे उस गरीब किसान के घर गया। उस किसान के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। अमित ने उनको पूरी बात बताई और फिर उनसे झगड़ा करने के बजाय अमित ने उनसे माफ़ी मांगी। पता चला कि वो किसान जिसकी ज़मीन भोलाराम ने हड़पी थी, वो तो उसी दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। उसकी पत्नी ने उसी रात वो काला जादू गुस्से में आकर किया और भोलाराम को मारने की ठानी, मगर फिर उसकी पत्नी ने भी अमित से माफ़ी मांग ली, क्योंकि उसे भी ये सब करके कोई संतुष्टि नहीं मिली।
जिसके बाद उसकी पत्नी ने अपना काला जादू वापस कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।